नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम जो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की अकाउंटिंग वाला पोर्शन, जिसका डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक हम लेके चल रहे थे, उसी का आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड्स को समझने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दें, इसमें से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और चैनल पे बने रहे आप और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, उसको बताएं उन बच्चों को, तो वो चैनल पे जुड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेथड्स की। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को वो वही मेथड बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी किस्त विधि की। देयर आर टू, यहाँ मैंने 3 मेथड्स लिखे हैं। पहला आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, दूसरा आपके डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड जो होता है क्रमागत ह्रास विधि, और तीसरा लिखा मैंने वार्षिक वृद्धि विधि, इसको कहते हैं एन्युटी मेथड्स। ये 3 मेथड को हम समझने वाले हैं। आप यहाँ जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये प्रॉपर नोट्स के जैसा ही है। आप उसको लिख के रखेंगे तो कभी भी आप वापस देखेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी किस्त विधि, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट्स। इस कॉस्ट ऑफ असेट्स में ध्यान रखें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होते हैं। मशीन जब इंस्टॉल की जाती है तो उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन। एक जो सर्टेन टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में उसका कितना वैल्यू आपको मिलेगा मार्केट में बेचने में। भाई 10 साल मशीन चलेगी तो 10 साल बाद उस मशीन को बेचेंगे तो कितना प्राइस आपको मिलने वाला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू अपॉन करते लाइफ ऑफ असेट्स, कितने साल की लाइफ है असेट्स की, 10 साल है 15 साल, उससे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यही डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं और फिक्स असेट्स के अंदर उस असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके असेट्स में वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई जाती है असेट्स की। इसके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई, इसको लाइन को आप ध्यान से समझें क्या लिखा है यहाँ पे। यह विधि उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिन पर मरम्मत व रखरखाव के व्यय कम होते हैं। ध्यान रखें, ऐसी संपत्तियां जिस पे मरम्मत और रखरखाव के व्यय जो है कम होते हैं, साथ ही जिनके अप्रचलित होने की संभावनाएं भी कम होती है। यह विधि फर्नीचर, प्रकाशनाधिकार जिसको कहते हैं हम लोग कॉपीराइट्स या कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, व्यापार चिन्ह, पट्टे आदि पर हाथ लगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सी संपत्तियों पे लगाया जाता है। ये किसी भी संपत्ति पे लगाया जाता है, लेकिन उपयुक्त कहां पे है, तो फर्नीचर है, यहाँ पे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, इन सभी पे जो ये डेप्रिसिएशन लगाया चार्ज किया जाता है वो कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको कहते हैं स्थायी किस्त विधि। क्यों लगाते हैं इसका रीजन आपको बताता हूं। यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है कि जिन पर मरम्मत व रखरखाव के व्यय कम होते हैं। देखिए, जहां पे आपके रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का खर्चा जहां पे कम होगा, जिन असेट्स पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा, वहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। आप फर्नीचर का उदाहरण ले लीजिए, जो मैंने यहाँ लिखा है फर्नीचर। आप फर्नीचर का उदाहरण ले लीजिए कि फर्नीचर आपने एक बार बनवा दिया, उसके बाद में उसके मेंटेनेंस का खर्चे की बात करेंगे तो मेंटेनेंस और रिपेयर का नॉमिनल चार्ज आएगा। ज्यादा चार्ज है, एकदम नॉमिनल कह सकते हैं, कम से कम खर्चा आता है रिपेयरिंग के और उसको रख रखाव के लिए खर्चे जो फर्नीचर लगते हैं वो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो खर्चा कम हो रहा है तो असेट्स की वैल्यू को ज्यादा कम करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है हर साल सेम रहेगा। तो हर साल सेम रहेगा और जो आपके मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आपके क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो हर साल क्या है वो सेम अमाउंट क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब, इसको अगर मैं ऐसे, आप देखो इसका छोटा सा चार्ट बना के आपको समझाऊं, या फिर यहाँ देखिए आप एक इस तरह से ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन खींच ली। यहां तो मैंने कहा रिपेयरिंग का खर्चा, ध्यान दे दो यहाँ पे, यहाँ पे ये तो है आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा और ये आपका है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। तो जब आपके
स्थायी किस्त विधि जब अप्लाई किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा तो होता है कम और डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है ज्यादा। हर साल सेम अमाउंट चार्ज किया जाता है और ये अमाउंट ऐड करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और एक एग्जैक्ट अमाउंट निकल जाता है और वही आपका डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस के खर्चे के रूप में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। क्योंकि मरम्मत व रखरखाव के जो खर्चे हैं वो कम रहते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा चार्ज करना पड़ता है। दूसरा मेथड इसके अंदर क्या बताता है, दूसरा मेथड आपके है क्रमागत ह्रास विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1 माइनस n, n का मतलब होता है लाइफ ऑफ मशीन या एसेट्स, रूट स्क्वायर रूट रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको WDV भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV भी इसको कहा जाता है। तो WDV में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते हैं। इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा अब जब भी आप असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो WDV के बेस पे ही करना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा एक विधि मान्य है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यह विधि उन संपत्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है जिनका जीवन काल तो होता है लंबा और तथा संपत्तियों के पुराने होने पर मरम्मत व्यय बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। और तीसरा है कि यह विधि बिल्डिंग, भवन, संयंत्र, प्लांट, मशीनरी आदि के लिए उपयुक्त है। ऐसी असेट्स जिसका जीवन काल जो है लंबा, लाइफ जो है उसकी लंबी है और उसमें जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाती है उसके रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस के खर्चे में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ऐसे केस में क्या होता है कि एंड ऑफ द लाइफ, जब लाइफ जब खत्म होने वाली है, जैसे 10 साल के लिए मशीन कोई है तो जब 5 साल 6 साल बाद में क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा आपके। तो ऐसे केस में एक सर्टेन अमाउंट ये माइनस कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करता हूं उस केस में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट रहेगा कि सेम अमाउंट आपको हर साल चार्ज करना है, लेकिन मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आप बात समझ रहे, मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। मेरी कॉस्टिंग बढ़ती है तो मार्केट में मैं टिक नहीं पाऊंगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाया जाता है। इसी को यहाँ पे समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये अमाउंट हमें चार्ज करना है, 1 साल का फिक्स अमाउंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेरा लाइन खींचिए। अब क्या होता है कि ये तो है आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट और ये आपका है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर, WDV के अंदर। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहता है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, कम होता जाता है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या सीन है, स्टार्टिंग में जब मशीन नई होती है उस समय रिपेयर का खर्चा बिल्कुल कम होता है और जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। तो कंपनी क्या करती है, बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि एक सर्टेन लिमिटेड अमाउंट की उससे ज्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया जाता है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को ज्यादा चार्ज किया जाता है लाइफ के एंडिंग पीरियड में, और स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन को ज्यादा चार्ज किया जाता है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कम चार्ज किया जाता है। ये आपका जो है WDV मेथड है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि WDV क्या है और SLM क्या है। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड कहो या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहो। यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं। तो कौन सी असेट्स पे कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और कौन सी कम उपयुक्त मानी जाती है। सवाल देखो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मशीन के लिए कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है तो WDV ज्यादा उपयुक्त है, और फर्नीचर के लिए कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है तो SLM, ये इसको कहते हैं ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये ध्यान रखना। तीसरी विधि जो है आपकी वार्षिक प्रति विधि, जिसको हम कहते हैं एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो है वो कहाँ पे ज्यादा उपयोगी है, तो यह विधि जो है, यह विधि लीज पर ली गई संपत्तियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। जो संपत्ति हम लीज पे लेते हैं, लीज आपको समझ में आता होगा कि एक सर्टेन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, असेट्स हम क्या एक्वायर करते हैं। जैसे 25 साल के लिए मैंने कोई मशीन एक्वायर कर ली या कोई बिल्डिंग एक्वायर कर ली, ये लीज पे मैंने ली है। तो लीज के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक मुफ्त राशि हमें पे करनी होती है, अग्रिम देना होता है, एक लमसम अमाउंट मुझे देना पड़ता है, एडवांस में देना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या, जितना आपने लमसम अमाउंट दिया है क्योंकि वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा, तो लीज के केस में क्या होगा, एन्युटी बनाएंगे, हर साल उसमें से कितना पैसा हमें चार्ज करना है। तो ये एन्युटी मेथड है।
इसके बाद बहुत सारे मेथड है, लेकिन एग्जाम में मेथड्स पूछे नहीं जाते। अब एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग या WDV मेथड आपने अप्लाई कर रखा है। अगर इसमें हाश की विधि में अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसको समझे जरा। देखिए, परिवर्तन की जब बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि AS6 क्या कहता है, काउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 6, वो क्या कहता है कि काउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है कि संपत्ति के क्रय के समय हाश की जो विधि चुनी जाती है संपत्ति के जीवन काल में लागू रखा जाता है। AS6 कहता है कि आपने जब संपत्ति खरीदी थी उस समय आपने जो मेथड अप्लाई किया था उसी मेथड को आपके जब तक असेट्स रहेगी तब तक उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है, ये AS6 कहता है। दूसरा यह है कि लिखा हुआ है कि परंतु किसी कानून अथवा लेखा मानक या तो लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ कह रहा है, भाई सपोज मानो मैंने SLM मेथड लगा दिया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हमको मुझे क्या करना पड़ेगा, WDV लगाना पड़ेगा। तो या तो कानून या लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता के कारण कोई दूसरी विधि ज्यादा उपयुक्त समझी जाए तो उस विधि को संपत्ति के क्रय से लागू करना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। या तो AS6 कहता है कि जो आप विधि अप्लाई करते हो उसी को आप कंटिन्यू रखें, और दूसरा ये कहता है कि आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर अकॉर्डिंग टू लॉ या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो विधि लगे, आपको लगे कि हमें SLM करना चाहिए, WDV करना चाहिए, एन्युटी मेथड अप्लाई करना चाहिए, आप कोई भी विधि लागू कर सकते हैं, पर कब से करेंगे, उसके क्रय से। जब आप खरीदेंगे तब से उसको अप्लाई करेंगे। और जब बात करें कि अगर दोनों विधि के द्वारा की जो आपके अगर जो मैंने पहले SLM लगाया था उसके बाद मैं WDV लगा रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि SLM और WDV के अंदर डेप्रिसिएशन के अमाउंट में हमेशा क्या होगा, चेंजेस होगा, दोनों की राशि अलग अलग आती है। और आपने पहले SLM मेथड लगा दिया, 2 साल बाद आपको पता चला कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि WDV लगाना पड़ेगा, तो आप उसके बाद क्या करते हो, WDV लगाते हो। तो आपको पता होना चाहिए WDV लगाऊंगा तो कब से लगाऊंगा, उसके क्रय से लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आप WDV लगा रहे हो, नहीं कर सकते ऐसा। तो आपने 2 साल पहले जो आपने मशीन खरीदी थी वहां से आपको WDV लगाना पड़ेगा, और 2 साल तक आपने क्या लगा दिया, SLM लगा दिया। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या हो जाए, हमें उस साल प्रॉफिट एंड लॉस में समायोजन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक जो चार्ट बना के समझाया था, इसको वापिस समझिए। देखिए, ये तो है आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और यहाँ पे दूसरे केस में ये आपका रहेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ये तो है आपके SLM मेथड में, और ये केस में WDV के अंदर। मतलब SLM मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, हर साल सेम रहेगा। WDV के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, हर साल क्या होगा, कम होगा, पहले ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन SLM टू WDV अगर चेंज करता हूं कि पहले मेरा SLM था, अब मुझे WDV करना है, तो ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंजेस आएगा। तो जो चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। SLM टू WDV में जाओगे तो SLM में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, WDV में कम होता है। तो यहाँ जो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाएगा। और अगर आप WDV से SLM में जाते हो तो WDV का डेप्रिसिएशन SLM मेथड से क्या होता है, कम होता है, आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि दोनों विधियों से हाश की राशि अलग अलग आएगी, और अतः अंतर की राशि को हमें क्या करना है, अंतर की राशि को परिवर्तन वाले वर्ष में समायोजित करना होगा। जिस साल आप परिवर्तन कर रहे हैं उसी साल उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों मेथड्स आपको, ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। परिवर्तन का मैं आपको मीनिंग शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दिया कि इसका क्या मतलब है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं बनना है, यू नो नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 25 क्वेश्चंस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखना है, आपको ज्यादा एक्सपर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितना मैटर्स आपको दिखाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, उस मैटर को आप आराम से समझिए, उसके क्वेश्चंस ट्राई करें, आपका काम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके आगे वाले टॉपिक से, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। अभी तो हमारे पास पार्टनरशिप पूरी बाकी है, इंश्योरेंस क्लेम बाकी है, तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी है, हम करेंगे सबको। तो बने रहिए चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।